हेलो हाय। सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग टेक्सटाइल पढ़ रहे थे, तो टेक्सटाइल का करीब आधा हो गया है। तो टेक्सटाइल मैंने आज सोचा कि मैं होम मैनेजमेंट का बचत करवा देती हूँ। बचत के लिए बहुत क्वेश्चन सेविंग्स के लिए हैं आप लोगों के, तो मैं सोची कि मैं सेविंग्स का क्वेश्चंस जब क्लियर कर दूँगी कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चंस अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और जब इस पर क्वेश्चन हो जाएंगे तो अपने आप से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई कहीं पे प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो हम लोग आज होम मैनेजमेंट का सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेविंग्स कहाँ कहाँ बचत की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट की बचत करने के साधन क्या क्या हैं। तो चलो सबसे पहले बचत समझ लेते हैं। बचत का क्या मतलब है? बचत का मतलब है कि हम बचत किस हिसाब से कर सकते हैं, बचत को करने का क्या क्या माध्यम है, बचत से हमको क्या लाभ है, ये सारे हैं बचत के साधन। ठीक है, बचत का क्या, जैसे बचत करना है, किस लिए बचत करना है भाई? ऐसा तो है नहीं कि हम बचा के रखेंगे और जब जो है वो चले जाएंगे तो ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। बचत करते हैं हम लोग तो किसी काम के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमने बचत किया है, 4 साल तक बचत किया, 5वें साल मेरे पास इतना पैसा हो गया है कि हम कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिए, या कोई अच्छी बचत हमारे पास है जिसमें 10 लाख 12 लाख 15 लाख का बचत है, तो उसमें हम ज़मीन खरीद लिए, मकान खरीद लिए। कोई जो है कुछ अपने रुपए जो हमने बचत किए थे उससे हमने कोई होटल खोल लिया, कोई डॉक्टर का क्लिनिक खोल लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बचत के माध्यम है कि बचत हम करेंगे तो हम यहाँ पर विनियोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो बचत करना किस लिए ज़रूरी है वो जानना चाहिए। सामान्य अर्थ में कुल व्यय को जो है घटा देने से जो शेष बचता है, मतलब कि हमने पूरे महीने में मान लीजिए 50,000 रुपये है, हमने पूरे महीने अपने सारा खर्चा चलाया और उसके बाद में हमारा जो महीने का खर्चा जब चल गया, ख़त्म हो गया, तो उससे जो बचत हुई, मान लीजिए हमने 20,000 रुपये खर्चा किया और 30,000 रुपये मेरा बच गया, तो क्या हो गया, वो बचत हो गई। अब वो 30,000 रुपये हम क्या करेंगे, उस 30,000 रुपये को हम अकाउंट में जमा करना है। LIC हमने खोल रखी है, या हमने वो क्या बोलते, चालू खाता नहीं, वो जो है हमने जो है खाते खोल रखे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वहाँ पर हम उसको जाके जमा कर दें। अर्थशास्त्र में JM केंज ने क्या लिखा है? वर्तमान आय का उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। मतलब हमने आय कितना किया और हमने व्यय कितना किया, और आय करने के बाद, व्यय करने के बाद जो बचा उसी को बचत कहते हैं। ठीक है, यह भी कह सकते हैं कि आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च ना किया जाए वो भी बचत है। वर्मा देश पांडे जी क्या बोल रहे हैं? वर्मा देश पांडे जी बोल रहे हैं, बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग नहीं किया जाता, वरन भविष्य के उपभोग के लिए समझबूझकर अलग अलग उत्पाद के रूप में रखा जाता है। ठीक है, वर्मा जी क्या बोल रहे हैं कि बचत वह साधन है जिससे कि बचत तो कर रहे हैं हम, लेकिन बचत करने का मतलब यह है कि जो है जो हमारे पास आए, मतलब जो आया और जो मैंने खर्चा किया और खर्चा करने के बाद जो बचा वो मेरा आय और व्यय हो गया। ठीक है, अब निखिल और डार्सी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग को वो करना है ना, हम लोग को तो परिभाषाएं भी देखनी है और परिभाषाएं पूछी जाती हैं, और कल जब मैं टेलीग्राम पर क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं सारी परिभाषाएं उसमें डालूंगी। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करो, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग देखते हो उतने लोग सब्सक्राइब ज़रूर करो और शेयर भी करो, और उसके बाद में लाइक करो, और लाइक करने के बाद कमेंट नीचे लिखा करो ज़रूर। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपका नैतिक कर्तव्य और धर्म है, और नीचे कमेंट करना आपके लिए अनिवार्य है कि सही लगा तो अच्छा है। इसी से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा करूं। गलत कुछ हुआ तो आप बताओगे तो वो भी एक माध्यम हुआ कि मैं सही करूं, और अगर सब कुछ ठीक है तो मन को खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग का
क्या काम है? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना, ठीक है। टेलीग्राम पर कल मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगी। टेलीग्राम है अपर्णा सिस्टर TGT PGT, और इसकी PDF मैं अपने ग्रुप पर दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक। चलिए, और ग्रास और कैंडल ने क्या क्या कहा है? निखिल डार्सी ने क्या कहा है? किसी भी परिवार के लिए बचत तभी अर्थ रखती है जब उसका उद्देश्य अच्छी तरह योजनाबद्ध हो और सभी व्यक्तियों द्वारा समझा जाए। भाई, बचत करने का मतलब ये नहीं है कि आपके परिवार को किसी को दवा करवानी है, डॉक्टर के पास जाना है और आप बोलो नहीं नहीं भैया हर महीने 5,000 तुम्हारे पर खर्चा होता है, हम नहीं कर पाएंगे, तुम मरो या जियो मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बचत करना है। तो वो बचत आपकी योग्य नहीं है, क्योंकि वो अच्छी बचत से नहीं हो रही। भाई, आपका परिवार सहमत नहीं है बचत करने में। आपका परिवार ये चाह रहा है पहले मेरा इलाज हो जाए, पहले बच्चों की फ़ीस जमा हो जाए, पहले घर में राशन आ जाए, पहले घर में जो है सिलेंडर है और दूध है, जो भी है सबका हिसाब किताब हो जाए, उसके बाद बचत की जाए, वो ज़रूरी है। लेकिन आप करो नहीं मैं सब कुछ एक किनारे करके पहले बचत करूँगी, तो वो बचत ढंग की नहीं। तो निखिल डार्सी क्या बोलते हैं? निखिल डार्सी बोलते हैं कि बचत का मतलब होता है योजनाबद्ध हो और परिवार के जो व्यक्ति हों उनकी सहमति से हो। ग्रास कैंडल क्या बोलते हैं? आर्थिक सुरक्षा का अर्थ न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना वरन किंतु भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कि अभी वर्तमान में तो आपकी पूर्ति हो रही हो कि आप तनख्वाह पा रहे हो या आप बिजनेस किए हो, आपके पास पैसा आ रहा है, तो आपकी वर्तमान की तो पूर्ति होगी, इसमें तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन आप बचत करने के बाद भविष्य के लिए अपने क्या रखते हो, वही होता है बचत। बचत की आवश्यकता क्या होती है? बचत की आवश्यकता होती है कि किसी भी कारण से अलग अलग समय पर परिवार को आवश्यकता पड़ती है। कभी पैसों की आवश्यकता पड़ती है, नगद की, कभी ये रहता है कि चलो हमारे पास पैसा है, बचत है, हम ज़मीन खरीद लेते हैं। कल को हो सकता है कि जो है हमें हॉस्पिटल वहाँ बनाना पड़े, तो उससे जो है आगे हमारी ज़िंदगी का जो है बच्चे या कोई भी हो उसकी लाइफ सिक्योर होती चलेगी। या आपने जो है ज़मीन कहीं खरीदी, आपको घर बनाना, आप किराए के मकान पे रह रहे हो, वहाँ बचत कर रहे हो कि ठीक है कुछ दिन बाद मेरे पास पैसे हो जाएंगे बचत करते करते, तो हम क्या करेंगे, एक मकान खरीद लेंगे या ज़मीन खरीद के घर खरीद कर मकान बनवा लेंगे। तो वो क्या, वो सब बचत के कुछ नियम हैं। आज तो मेरी खर्चे चल रहे हैं, लेकिन जो है अब आज ही हम बचत करके कुछ कर नहीं सकते ना। मान लीजिए 1,00,000 रुपये हम कमा रहे हैं एक महीने में और हमने उसका 80,000 रुपये खर्च कर दिया, 20,000 रुपये बच रहे, तो 20,000 आप क्या कर सकते हो? आप 20,000 उस बचत से ज़्यादा साड़ी कपड़ा खरीद सकते हो, बच्चों के लिए ड्रेसेस खरीद सकते हो, खिलौने खरीद सकते हो, यही कर सकते हो। लेकिन वो 20,000 अगर आप जमा करोगे और आप 4 साल 5 साल 10 साल जमा करते रहोगे, तो उससे आपके पैसे जो इकट्ठा होंगे आप उससे कुछ भी सेविंग्स कर सकते हो, जो जितने पैसे इकट्ठा हुए उसके हिसाब से, ठीक है। केटोना द्वारा क्या कहा गया है? उनके अध्ययन में कहा गया, वो अध्ययन किए तो उनको लगा कि अनिश्चित भविष्य की आकस्मिकताओं हेतु जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब बचत काम आती है। जब ऐसे मान लीजिए, चलो ठीक है ज़मीन जायदाद की तो बात ही छोड़ दो, जैसे मान लो कोई संजोग से बीमार हो जाता है, आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर बोले कि भैया ऐसा ऐसा है, इनकी बीमार है, इनका ऑपरेशन करना है और आपके लिए कम से कम 3.5 लाख 4 लाख रुपए लगेंगे। अब आप छोटी नौकरी कर रहे हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, आप छोटे जॉब में हो, प्राइवेट हो सरकारी हो कुछ भी हो, अब आप क्या करोगे? जब आपके पास पैसा होता है ना तो उधार वाले भी पैसा देते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो उधार वाले भी आपको देते नहीं हैं। मतलब कि आप उधार मांगने जाओ तभी आपको उधार मिलता है जब आपके पास पैसा होता है। तो आप उस समय क्या करोगे? आपको उस समय जो बचत रखी होगी आपने वही आपके काम आने वाली है। ज़मीन वमीन तो बात की बात होगी, जब आपके पास सारी आवश्यकताएं ख़त्म हो जाती हैं तब हम सेव करते हैं, तब हम सोना खरीदने जाते हैं, तब ज़मीन खरीदने जाते हैं, तब घर खरीदने जाते हैं। पहले हमारे लिए क्या होता है? खाना, कपड़ा, मकान, दवा, घर, उसके बाद जाके जो है सब कुछ आता है कि ज़मीन खरीद लो, घर बनवा लो, बगीचा खरीद लो, किसी को उधार दे दो, किसी को ब्याज पर दे दो, वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। फिर
बच्चों और परिवार की आवश्यकताएं हैं तो जैसे शिक्षा और अन्य बड़ी आवश्यकताएं, जैसे मान लीजिए अभी आपके बच्चे 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, आप उनको पढ़ा रहे हो, तो अभी आपको क्या, आपके बच्चे पढ़ने में बड़े अच्छे हों या ना अच्छे हों, लेकिन वो तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अच्छे हों, तो आप क्या सोचोगे, थोड़े पैसे मेरे पास रह जाते हैं अगर 20-25 लाख रुपए, तो मान लो मेरा बच्चा आगे जाके नौकरी करने का योग्य हो जाता, पढ़ने के योग्य हो जाता, तो अगर उसके पास, मेरे पास जो है पैसे होंगे और उसके पास जो है मतलब उद्देश्य होगा, एम होगा, वो योग्य होगा, तो पैसे मैं उसकी ज़िंदगी में लगा दूंगी। ठीक है, अगर आपके पास है नहीं तो आप क्या कर सकते हो। तो इसलिए फिर सेवानिवृत्ति जब आय प्राप्त ना होने की दशा हो, जैसे मान लीजिए हम रिटायर हो गए, अब आज के 1994 के बाद क्या हुआ कि जो है, सॉरी 2000 के बाद क्या हुआ कि 2004 के बाद क्या हुआ, पेंशन नहीं मिलेगी। तो अब क्या करेंगे भाई, 2004 के बाद जो है, 2004 के बाद कहा गया कि पेंशन नहीं मिलेगी, 2004 के बाद कहा गया पेंशन नहीं मिलेगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको आवश्यकता है कि हम तनख्वाह पाने लगे, हम नौकरी पा जाए, जैसे आप सब नौकरी करने के लिए परेशान हो, तो नौकरी आप पा जाओ, तो अब आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप कम से कम जितनी तनख्वाह पाओ उसमें से 5,000 10,000 जमा करके रखो, बचा के करके रखो, क्योंकि जब आप वृद्धावस्था में आप सेवानिवृत्ति हो जाओगे तो आपकी यही पैसे काम आने वाले हैं। ठीक है, बच्चों का भरोसा करके रखो, मान लो बच्चे खुद इतना व्यस्त जीवन में जी रहे हो, इतना उनके पास खर्चे हो, आपका ना कर सके, तो आप क्या करोगे। ठीक है, फिर क्या है कि अन्य उद्देश्य से मकान, बड़े उपकरण, फर्नीचर आदि हेतु। अब आपको सब चीज़ें आपकी हो गई हैं, अब आपका क्या मन कर रहा, बच्चे पढ़ लिख गए, सब कुछ हो गया, अब मैं थोड़ा घर को सजा लूँ, अब मैं घर को थोड़ा बना लूँ, थोड़ा सजा लूँ, तो आप क्या करोगे, अब आप एक और घर लेने की इच्छा रखोगे, घर को सजाने की इच्छा रखोगे, घर में बढ़िया फर्नीचर रखोगे, बढ़िया डाइनिंग टेबल रखना चाहोगे, बढ़िया बेड रखना चाहोगे, घर में बढ़िया बढ़िया फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब लगवाना चाहोगे। तो ये सब भी जब बचत हो जाती हैं तो बचत के काम में आती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए बचत अनिवार्य है। अब कौन कौन से कारण जिसके लिए बचत अनिवार्य है। आकस्मिकता, मतलब आकस्मिक दौर में किसी चीज़ का काम लग जाए तो वहाँ बचत अनिवार्य है। भाई कोई दवा करवानी पड़ जाए, कहीं आपको जाना पड़ जाए, कहीं आपको कोई जो है चीज़ें खरीदनी पड़ जाएं, कहीं मान लीजिए अचानक से आपने बचत कर रखी है, तो आपकी बेटी की शादी तय हो गई, जो आप सोचे थे 2 साल बाद होगी, वो 2 साल बाद पहले ही अच्छा परिवार मिल गया, शादी तय हो गई, तो आपको फटाफट से तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें बचत है, आकस्मिक बचत के लिए हैं। फिर कमाने वाले सदस्य की मृत्यु, अब जो कमा रहा है वो सदस्य अगर जो है गुजर जाता है, किसी कारण बस उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, तो फिर आप परिवार को चलाने के लिए तब तक जब तक कि आपके पास आय के और साधन नहीं आएंगे, तब तक आपको अपना परिवार चलाना है। उसके लिए फिर आपको वही बचत काम आएगी जो आपने बैंक में जमा कर रखी है। देखिए, बैंक में जमा किया हुआ धन या चालू खाते में जमा किया हुआ धन आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जमीन खरीद रखी है और किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है या आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाती है, तुरंत जमीन तो बेचा नहीं जा सकता, मकान तो बेचा नहीं जा सकता, तो कुछ आपको हार्ड कैश रखना पड़ता है बैंक में, ताकि आपके लिए उपयोगी हो सके जब आपको ज़रूरत पड़े। फिर क्या है, भविष्य में किसी विशिष्ट वस्तु की इच्छा, मतलब कोई ऐसी चीज़ों की इच्छा आपने भविष्य में रखी है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे कार खरीदनी है, मुझे क्रेटा खरीदना, मुझे फार्चूनर खरीदना है, मुझे इनोवा खरीदना है, मुझे SUV 500 खरीदना है, 700 खरीदना है, तो क्या है, पैसे लगेंगे ना इसमें। आपको मर्सिडीज़ खरीदना है, आपको जो भी गाड़ियों की शौक़ है वो खरीदना है, तो आप क्या करोगे, आप शौक़ पूरा करने के लिए बचत होगी तभी तो करोगे। अभी आपके पास खाने को पैसे नहीं है, या मान लो आपके पास कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है, आप वो बच्चे की ड्रेस नहीं खरीद सकते, आप बच्चे की फीस नहीं जमा कर सकते, आप घर के काम नहीं करवा सकते, तो क्या आप ये सब सोच सकते हो, नहीं सोच सकते हो। ठीक है, भविष्य में आर्थिक
विपन्नता का डर। अब विपन्नता मतलब कमी का। जैसे मान लीजिए भविष्य आपका, आप सोचो, जैसे मान लो अभी हम लोग की उम्र, मेरी उम्र 30 साल है, तो हम क्या सोचें कि हो सकता है कि जो है भविष्य में मेरे पास पैसे ना हो, धन ना हो, तो मैं क्या करूं। या बहुत लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो मेरा जो है अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा, या जो है मेरा जो तिराहमी वगैरह होता है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसकी चिंता के लिए भी बचत करना जरूरी है और किया भी जाता है। फिर सेवानिवृत्ति, वही सेम चीज़ कि रिटायर होने के बाद में पैसा हमारे पास होना अनिवार्य है। जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु आय में वृद्धि, मतलब कि जीवन स्तर जो होता है उसको वृद्धि करना, मतलब कि जीवन भर हम लोग क्या किए, बचाते रहे बचाते रहे बचाते रहे, अब बहुत हो गया, अब हमें एक मेड रखनी है, वृद्धावस्था आ गई, मेरे से अब काम नहीं होता, तो मेड रखनी, तो मेड को आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी। बहुत हो गया भैया, चटाई पे खाना खाते खाते मुझे डाइनिंग टेबल लाना है, तो आपको पैसे चाहिए। बहुत हो गया, मैं जो है कान में कुछ नहीं पहनी, मैं गले में कुछ नहीं पहनी, अब मुझे झुमकी चाहिए, हार चाहिए। तो क्या है, ये सब बचत के ही माध्यम से आने वाली ना, आपको जो है ये सब जो आर्थिक अवस्था है वो आपकी उच्च में आएगी, वृद्धि में आएगी, जीवन स्तर ऊंचा होगा। पारिवारिक जीवन स्तर की विभिन्न अवस्थाएं, अब पारिवारिक जीवन चक्र है, उनकी विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे जब बच्चे नहीं हुए रहते हैं तो आदमी सोचता है कि ला तब तक मकान खरीद लेता हूँ। जब पहला बच्चा आ जाता है तो उसके लिए आदमी थोड़ा सेविंग करता है। दूसरा बच्चा आ जाता है तो पहले बच्चे का एडमिशन होता है, दूसरे बच्चे की जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। फिर बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनको जो है नौकरी दिलाने, पढ़ाने की जिम्मेदारी आ जाती है। फिर जब बच्चे चले जाते हैं, जब संकुचित अवस्था आ जाती है, बिल्कुल खाली घोंसला हो जाता है, तो क्या होता है, तो फिर हम अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए बचत करते हैं, तो बचत की आवश्यकता को अपनाते हैं। तो क्या है, ये विभिन्न विभिन्न स्तर पर बचत की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या हो गया, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, भाई एक कहावत है कि धन से धर्म होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके घर कोई आया और वो रात भर रहा, मान लीजिए आपकी ननद आई या मान लीजिए आपकी भाभी आई, रात भर रही बच्चों को लेकर, और जब दूसरे दिन जाने लगी तो आप भाभी के बच्चों को अगर कुछ दोगे नहीं, रुपए पैसे, तो उनको बुरा लगेगा। वो जाकर अपने घर पे कहेंगे यार उनके यहाँ गए थे, एक मतलब विदाई नहीं की, बेइज्जती हो गई मेरी। या आपकी ननद है और ननद आई 4-6 दिन रही और जाने लगी, आप उसको साड़ी कपड़े नहीं दोगे, आप उसको पैसे नहीं दोगे, आपको उसको कुछ जो है संपत्ति में, जैसे जो है आप राशन नहीं दोगे, आप मिठाई नहीं दोगे, आप फल नहीं दोगे, आप उसको कपड़े नहीं दोगे, उसके बच्चों को नहीं दोगे, तो क्या होगा, आपकी बेइज्जती होगी, वो आपको बोलेगी आपने गलत किया। या मान लीजिए किसी के यहाँ निमंत्रण देना है, किसी के यहाँ आपको जो है शादी ब्याह में जाना है, कुछ भी है, तो क्या है, ये आर्थिक जो है प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा आर्थिक रूप से ही बढ़ती है, तो वहाँ भी बचत आवश्यक है। ये बचत तो वृद्धावस्था तक नहीं जाएगी, लेकिन ये बचत हर समय आवश्यकता है आपको। जैसे मान लो अभी तो जो है अगस्त चल रहा है, लेकिन जो है जैसे ही नवंबर आएगा, जैसे ही दिसंबर बीतेगा और इसके बाद जनवरी आएगा, जैसे शादी ब्याह का सीजन आ जाएगा, तो अगर मेरे पास बचत नहीं होगा तो 20 निमंत्रण आएंगे, तो हम कहाँ से वो निमंत्रण पूरा कर पाएंगे। निमंत्रण पूरा करने के लिए पैसे होने चाहिए ना, तो ये इसके लिए भी बचत आवश्यक है। फिर क्या है, विनियोग। विनियोग मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब कि हम बचत करने के लिए कौन सा माध्यम चुन रहे हैं, ठीक है, हम बचत करने के लिए कौन सा माध्यम चुन रहे हैं, ये है विनियोग। विनियोग क्या होता है, सामान्य भाषा में विनियोग का अर्थ होता है कि अन उपभोग, जिस चीज़ का हम उपभोग ना करें वही हो गया विनियोग। वस्तुओं को खरीदना, मतलब कि उन वस्तु को हम खरीद ले जिसका हम डेली उपयोग ना करें। जैसे कि हमने चावल खरीद के रखा है 2 बोरी, तो हम उसको डेली खा रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने 1 किलो सोना खरीद के रख लिया, बिस्किट खरीद के रख ली सोने की, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हो गया विनियोग, हमने सोने में विनियोग कर दिया, ठीक है। हमने 2-4 हार खरीद के रख ली, तो क्या हुआ, मैंने सोने में विनियोग कर दिया। मैंने ज़मीन खरीद के रख ली, मैंने ज़मीन में विनियोग कर दिया। मैंने मकान खरीद के रख ली, तो मैंने मकान में विनियोग कर दिया। ये होता है विनियोग, ठीक है। जैसे हमने शेयर खरीद लिया, शेयर मार्केट से हमने 2 लाख का शेयर खरीद लिया, तो क्या हुआ, मैंने शेयर में विनियोग कर दिया। अब जब शेयर उठेगा, जब चढ़ेगा, तो मैं शेयर को निकालूंगी और उससे जो है जो प्रॉफिट मिलेगी वो प्रॉफिट होगी, और शेयर में मैंने विनियोग कर रखा है, ठीक है। ये होता है विनियोग। इस प्रकार बचत के अर्थ है आय तथा उपभोग व्यय में अंतर, जबकि विनियोग का अर्थ है नई पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण, ठीक है। बचत का अर्थ क्या होता है, बचत का अर्थ होता है कि उपभोग के व्यय में अंतर, मतलब कि हम किस तरह से उपभोग का व्यय करते हैं, उसका जो अंतर होता है
अलग अलग तरीका, वो हो गया जो है आपका व्यय, उपभोग और व्यय में अंतर। लेकिन विनियोग का क्या मतलब हो गया? विनियोग का मतलब हो गया पूंजीगत वस्तुओं को खरीदना। पूंजीगत मतलब समझ रहे हैं, जेवर खरीद लो, सोना खरीद लो, जमीन खरीद लो, मकान खरीद लो, ये पूंजीगत वस्तु हैं। जैसे जमीन खरीद लिया, 10 लाख के लिए छोड़ दिया, आज 5 लाख में खरीदा, 10 साल बाद वही 20 लाख की हो जाएगी, 15 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये पूंजीगत चीज़ें हैं, ये विनियोग कहलाती हैं, इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। ठीक है, आपके घर में भी अगर शादी नहीं होगी तो पापा से सुनते होंगे आप लोग कि मेरे पापा, मैंने ज़मीन खरीदी है, इन्वेस्टमेंट कर दिया बेटी की शादी के लिए, बेटे के नौकरी के लिए। ठीक है, या आपकी शादी हो गई होगी तो आपके पति या ससुर सास ये बोलते होंगे कि मैंने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक मकान ले लिया, एक घर ले लिया, एक जमीन ले ली, तो ये इन्वेस्टमेंट है जो पूंजीगत है। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, प्रत्येक परिवार प्रति माह के बजट में एक महत्वपूर्ण मद प्रावधान रहता है। मद मतलब होता है आवश्यकता, यह मद है बचत। बचत है एक जो सब परिवार करता है, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, कोई पॉलिसी ले लिया है, कोई चालू खाता खोल रखा है, कोई बैंक खोल चला गया है, कोई डाकघर चला गया है, लेकिन बचत कोई ना कोई गुल्लक भी रख कर बचत करता है। भाई गुल्लक में भी बचत कर सकते हो आप, 10-20 एक गुल्लक भरा, दूसरा खर्च करो, दूसरा भरा तीसरा खर्चा करो, चौथे पे खर्चा करो, पाँचवें पे खर्चा करो, छठे पे खर्चा करो, तो आप गुल्लक में भी बचत कर सकते हो, आप जो है बैंक में बचत कर सकते हो, आप जो है डाकघर में बचत कर सकते हो, इसको डाक खाना बोलते हैं, आप जो है LIC में बचत कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बचत के प्रकार हैं। ठीक, विनियोग के 3 रूप माने जाते हैं, कहाँ पर? जो है पूरे जीवन के। अब विनियोग के तीन रूप हैं। ठीक है, विनियोग करने के तरीके के 3 रूप नहीं है, विनियोग के 3 रूप हैं। विनियोग करने के तरीके तो बहुत हैं। ठीक है, तरीके क्या हैं? जीवन बीमा, दीर्घकालीन विनियोग और अल्पकालीन विनियोग। क्या क्या है? जीवन बीमा है, दीर्घकालीन विनियोग है और अल्पकालीन विनियोग है। जीवन बीमा क्या मतलब होता है? प्रत्येक परिवार की विपत्तियों की रक्षा है तो जीवन बीमा कराया जाता है। जीवन बीमा के बारे में विनियोग के साधन में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, अल्पकालीन विनियोग, जो विनियोग कम समय के लिए किया जाता है उसको अल्पकालीन विनियोग कहते हैं। जैसे बचत बैंक, व्यावसायिक बैंक का बचत खाता, डाकखाना का बचत खाता, जैसे चालू खाता हो गया, जैसे गुल्लक रख लिया। ठीक है, जैसे हमने डेली, मान लीजिए आपके यहाँ दुकान है तो दुकान से डेली पैसा आ रहा है तो आपने सोचा कि ठीक है मैं 500 रुपये डेली रखूँगी, ये क्या होता है? ये अल्पकालीन विनियोग हो गया। दीर्घकालीन विनियोग का क्या मतलब होता है कि इसमें साधनों का चुनाव करना अधिक जटिल होता है। जटिल मतलब कि भाई आप कोई विनियोग करोगे और जो लंबे समय के लिए करोगे तो आपको चुनना पड़ेगा ना भाई, लंबे समय के लिए करो चुनना पड़ेगा। तो इसमें क्या आता है? इसमें आपका मकान आ गया, इसमें ज़मीन आ गई, इसमें आपके शेयर्स आ गए, ये सारे क्या हैं कि दीर्घकालीन के हैं। भाई दीर्घकालीन के लिए सोचना पड़ता है कि हमने लगा रखा है पैसे को, कहाँ पर तो नुकसान हो, सट्टा नहीं आएगा इसमें। सट्टा मतलब आप लोग समझ रहे, जुआ की बात नहीं हो रही यहाँ पर आपकी दीर्घकालीन विनियोग की बात हो रही। इसमें एकदम साफ साफ जो है मेंशन कर रखा है कि सट्टा नहीं इसमें माना जाएगा, जिस हमें खतरा है वो चीज़ें नहीं इसमें मानी जाएंगी। ठीक है, जैसे आप अगर सट्टा मतलब आप जो है जुआ वाला करते हो उसमें बहुत खतरा है, इसलिए उसको इसमें नहीं लाया जाता है। ये क्या है? मकान है, घर है, ये सब है। विनियोग के लाभ और हानि। ठीक है, विनियोग के लाभ और हानि क्या क्या होते हैं? विनियोग के लाभ और हानि, विनियोग के लाभ है कि आप भाई विनियोग करोगे, आप जमा करोगे तो आपको जो है अच्छा साधन उपयुक्त हो जाएगा। आप सेवानिवृत्ति हो गए हो, आप की किसी कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ गई है, कोई जो है बच्चे का एडमिशन किसी अच्छी स्कूल में कराना है, आप मान लो ट्रांसफ़र हो गया है कहीं और जाके आपको रहना है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि लाभ हैं। हानियाँ क्या हैं? अब हानियाँ मतलब समझ लो कि मान लिया आपने बैंक में जमा कर रखा है पैसा, किसी प्राइवेट बैंक में पैसा जमा कर रखा है और वो बैंक डूब जाती है, पैसा लेके भाग जाती है। ठीक है, अब जैसे आज के समय में बैंक में पैसा जमा करना मुश्किल है, भाई ये व्यवहारिक बात मैं बता रही हूँ। आज के समय में बैंक में पैसा जमा करना मुश्किल है। क्यों? क्या भरोसा भैया, कब जो है कौन लेके लूट के भाग जाए विदेश।
तो लोग बैंक में भी पैसा अब कम जमा करने लगे। अब देखो जितने नीरव मोदी हो गए और जो है जितने भी जो है गुजराती, अधिकतर गुजराती हैं, माल्या वगैरह हैं, लेके भाग जाते हैं। फिर क्या होता है, बैंक बोल देगा भैया दिवालिया हो गए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं। और वो जब बोल दिए कुछ नहीं कर सकते, हाथ खड़ा कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, मत्था पीटो सर पीटो, और कुछ नहीं उपाय है इसका। तो इसलिए नुकसान भी हैं बचत की। ऐसा बात नहीं कि बस फायदे ही फायदे हैं। या किसी ब्रोकर के माध्यम से आपने कुछ लगा दिया, वो डूब सकता है। और मान लीजिए अपने शेयर्स में लगा दिए तो ठीक है, शेयर्स बढ़ रहे हैं अच्छा, लेकिन मान लीजिए शेयर्स घट गए तो आप क्या करो, तो नुकसान भी होते हैं। ठीक है। अब बर्नार्ड बरूच ने क्या कहा है, यदि आप अपना सब कुछ देने हेतु तैयार हैं तो आप बाजार के संपूर्ण इतिहास और पृष्ठभूमि का अध्ययन कीजिए, उसके बाद ही पैसा लगाइए। अगर आप जुआरी का सामान उपयोग से जो है करते हैं, अगर आप उस पर लगाते हैं तो अगर बाजार ठंडा हो तो मत कीजिए। अब जुआरी वाला वो जुआ नहीं जो शराब पी के जो है जुआ लगाता है। जुआरी मतलब यहाँ पर शेयर्स की बात हो रही है कि अगर बाजार डाउन है तो आप जो है उस समय उस हिसाब से पैसा लगाइए, अगर बाजार अप है तो आप उस समय से उस हिसाब से पैसा लगाइए। इनके कहने का मतलब ये है कि आप भाई कुछ भी, अगर आपने बाजार में जाना है, पैसा लगाना है, तो दिल आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फ़ायदा हो तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन अगर नुकसान हो तो आपको हार्ट अटैक आ जाए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब विनियोग के साधन क्या क्या है। विनियोग के साधनों का चुनाव करना कठिन काम होता है, क्योंकि भाई विनियोग कहाँ करना है वो चुनना अनिवार्य है, सही जगह चुनना अनिवार्य है। तो ये आपको चुनना जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी विश्वास पात्र आदमी से इसकी जानकारी ले सकते हैं, अपने पिता से, माता से, भाई से अगर विश्वास है तो, पड़ोसी से अगर विश्वास है तो, रिश्तेदारों से अगर विश्वास है तो आप वहाँ पर उनसे मदद ले सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, अब हम विनिमय के साधनों का चुनाव किस तरह से करेंगे। एक तो पूंजी की सुरक्षा, ठीक है, पूंजी की सुरक्षा कहने मतलब जो हमारा जो है पैसा है उसकी सुरक्षा करना है, ये ध्यान में रखना है। मतलब कि ये नहीं है कि साधन आपने चुन लिया और आप ऐसे जगह साधन लगा दो जहां आपकी पूंजी असुरक्षित हो। छोटे विनियोगकर्ता विशेषकर परिवार के लिए पूंजी की सुरक्षा का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। भैया अगर छोटा परिवार है और पैसा कम है तो सुरक्षित होना अनिवार्य है। स्वयं उपक्रम की प्रकृति, चाहे वह सरकारी हो गैर सरकारी हो, होनी चाहिए। प्रतिभूति निर्गमन करने के व्यक्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मतलब कि अगर जो है किसी भी कारण बस कुछ हो जाए तो क्षमता होनी चाहिए कि जो है आदमी उसको जो है ठीक ठाक कर सके। मतलब कि सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होना जरूरी है पैसे का। खरीदी जाने वाली प्रतिभूति की प्रकार जो होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि नुकसानदायक ना हो। जैसे कि आपको अगर सेविंग करनी है तो आप जो है 20 कुंटल चावल खरीद के, गेहूं खरीद के, दाल खरीद के नहीं रखो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप चांदी खरीद लो, सोने खरीद लो, बैंक में जमा कर दो, लेकिन आप ऐसी चीज़ें मत खरीदो कि नुकसान हो जाए। ठीक है। फिर क्या है, भिन्न भिन्न विनियोग के प्रकार और विशेषताएं होती। भाई अलग अलग विनियोग के प्रकार, जैसे मान लो आपने सोना खरीद लिया, ठीक है सोना खरीद लिया, लेकिन सोने से भी डर रहता है। भाई घर में रखोगे तो सोना चोरी हो सकता है, आपको भी चिंता लगी है। बैंक में डाल दो तो वहाँ भी चिंता लगी है। तो आपके एक प्रकार होते हैं, वो आप अपने माध्यम से चुन सकते हो किस तरह से करना है और ढंग से करना है। फिर क्या है, व्यवसाय चक्र का प्रचलित रूप। आप कोई ऐसा व्यवसाय करो जो चल रहा हो। अब जैसे मान लो कि आपको व्यवसाय करना है तो आप कॉस्मेटिक साधन का व्यवसाय करना चाहते हो, तो अब आप दादा आदम के ज़माने का जो है सुरमा रख लो, या जो है आप मोटे मोटे कड़े रख लो, तो क्या हो गया, वो चीज़ें चलेंगी नहीं। अभी आज के माध्यम से आप अगर जो है करना है तो आप लिपस्टिक रखो, बढ़िया बढ़िया आप जो है अलग अलग चीज़ की तरह की चीज़ें रखो, तो वो क्या है, वो चलते हैं। तो जो भी व्यवसाय करना हो वो प्रचलित होना चाहिए। ठीक। फिर क्या है, लाभ की उचित दर। अब जो है आपको ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए कि जो आप करो उससे लाभ जो हो उसका उचित लाभ हो। ऐसा नहीं आप कोई ऐसा विनियोग कर दो जिससे आपको लाभ ही ना मिले। जैसे कि आपने बैंक में कर रखा है तो आपको थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होता है, आपको बैंक कुछ ना कुछ देती है, तो आपको ऐसा काम करना चाहिए।
ठीक है। तरलता का मतलब होता है विनियोग के साधन का चुनाव करने का तीसरा सिद्धांत है कि प्रतिभूतियों का विक्रय स्थिति प्रतिभूतियों के बिना किसी त्याग मूल्य पर नगद मूल्य में परिवर्तित करने की क्षमता हो। इनसे कहने का मतलब है कि जो सामान आपने लिया है उसको बदलकर आप नगद रुपए पा जाओ, उसको तरलता बोलते हैं। वो होना चाहिए, ऐसा सामान विनियोग में रखो जिसको आप बदलो तो आप रुपए पा जाओ, ठीक है। ऐसा सामान रखो उसके बदले आप उसमें सामान ही पाओ, तो क्या होगा, वो तरल नहीं होगा, ठीक है। विश्व की स्थितियों का प्रभाव निर्धारण, विश्व की कैसी स्थिति है इसके अनुसार पैसा आप जो है विनियोग करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है विश्व में अशांति फैली है और लड़ाई छिड़ने वाली है, आपने बैंक में पैसे डाल दिए तो आपका बैंक क्या करे भाई, लड़ाई छिड़ती है जब तो पूरे देश का काम होता है कि उसके साथ सहयोग करे, तो बैंक क्या करेगा, पैसा निकाल के हथियार वगैरह खरीद लेगा, तो अपने सैनिकों के लिए, अपने देश के वासियों के लिए राशन पानी खरीद लेगा, तो आप क्या करोगे, आप भाई दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब होना चाहिए। विनियोग हो तो व्यवस्था और सतर्कता की आवश्यकता। विनियोग आपको किस तरह से करना है, वो व्यवस्था होनी चाहिए और सतर्कता अनिवार्य है। विनियोग की मात्रा, आप विनियोग की मात्रा तय कर लो कि विनियोग की मात्रा कितनी हमें कितनी करनी है, जमीन में लगाना है, घर बनवाना है, सोना खरीदना, वो आपकी मात्रा तय करने का आपका नियम है। अब क्या है, हेजल क्लार्क ने क्या कहा है कि उपलब्ध धन की मात्रा जो है उस पर विनियोग जो है तुला होता है, मतलब क्या आपको करना है, परिवार की वर्तमान आवश्यकता क्या है इस पर विनियोग होता है, परिवार की दूरदर्शिता क्या है इस माध्यम से आप विनियोग कर सकते हो। मितव्ययता के प्रति अभिवृत्ति, अब मितव्ययता मतलब कंजूसी नहीं होता, मितव्ययता का मतलब होता है आपको टीवी खरीदनी है, आपको टीवी देखने की जरूरत है, आपको टीवी खरीदनी है, तो वो क्या है, वो अनावश्यक खर्चा नहीं, भाई मनोरंजन भी तो करना है। मनोरंजन का अभी इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जो नेक्स्ट इसके पहले वाली क्लास में पढ़े थे ना, मनोरंजन भी साधन होता है हमारे उपभोग का। तो उसमें क्या है, अब आपको जो है टीवी देखने का मन कर, आप दूसरे घर जाके टीवी देख रहे हो लेकिन टीवी नहीं खरीद रहे हो, वो कंजूसी है। लेकिन आप टीवी खरीद रहे हो और ढंग के टीवी खरीद रहे हो, अनावश्यक नहीं कि आपको देखना है, आपको घर में देखना है, तो आप जो है 120 इंच की टीवी लेके आ रहे हो, तो ये क्या, ये मितव्ययता में नहीं आएगा, ये बेकार के खर्चों में आएगा। लेकिन आपने 28 इंच, 56 इंच, 62 इंच, 72 इंच ऐसी टीवी खरीदी तो वो आपके विनियोग में आएगा, तो वो मितव्ययता में आएगा, ठीक है। तो मितव्ययता करो, अनावश्यक खर्च ना करो और बिल्कुल कंजूसी भी नहीं करो। सुरक्षित विनियोग है तो अवसर उपलब्ध करना। अब सुरक्षित जो विनियोग होता है उसके जो है अच्छे अवसर हों, जैसे कि ज़मीन में लगा दो, मकान खरीद लो, कुछ जो है क्या कहते हैं, अगर आपके पास है तो फैक्ट्री वगैरह डाल दो, अगर आपके पास है कुछ छोटे चीज़ जो है व्यवसाय कर लो, ये सारे विनियोग के साधन हैं, ठीक है। अब बचत एवं विनियोग के साधन है क्या क्या, हम लोग अब देखेंगे कि बचत और विनियोग के साधन है क्या क्या, ठीक है। अब विनियोग के बचत के साधन क्या क्या है इसको देखेंगे। अब हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, हम लोग ने पढ़ लिया कि बचत क्यों करनी चाहिए, विनियोग क्यों करना चाहिए, ठीक है। अब साधन पढ़ेंगे और साधन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बताऊंगी, लंबा वीडियो नहीं करूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। कल इसी से टेलीग्राम पर क्वेश्चन आएंगे और मैं 2 बार में क्वेश्चन दूंगी, एक बार मैं 30 क्वेश्चन दूंगी और फिर मैं 20-30 क्वेश्चन दूंगी, इसलिए 2 बार में क्वेश्चन जाएंगे, ठीक। चलो, तो बचत के साधन में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा जीवन बीमा, ठीक है। बचत के साधन में क्या आएगा, पहले जीवन बीमा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत की गई जिसका नामकरण किया गया जीवन बीमा। जीवन बीमा निगम 19 जनवरी, जीवन बीमा निगम 19 जनवरी 1956 को भारत सरकार ने भारतीय बीमा अवस्था व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया और 245 खाने की बीमा कंपनियां का उस समय भारत में काम करती थी। उनकी देयताओं मतलब जो देने वाले हैं, देवताओं की संपत्तियों को अपने हाथ में लिया और एलआईसी के नाम से पहचाने जाने वाली लोकप्रिय संस्था की स्थापना की, ठीक है। फिर क्या है कि लोकप्रिय संस्था की स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को,
ठीक है। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। अब जीवन बीमा का उद्देश्य क्या था? जीवन बीमा का उद्देश्य था कि जो है जो पैसे का विनियोग है उसको ढंग से करना, ढंग से करने के बाद उसको जो है जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो उपयोग कर लेना। अभी तो जीवन बीमा में देखो जो है बहुत फायदे होते हैं। जैसे जीवन बीमा कराया है तो आप लोन ले सकते हो, आप पहले भी निकाल सकते हो। आप पहले निकालोगे तो जितना आपने जमा किया है उतना ही लाभ मिलेगा, और पूरा होने पे निकालोगे तो उसमें आपको जो लाभ नियम है वो लाभ मिलेगा। योगक्षेमम व्यामहम की भावना जीवन बीमा का दिशा निर्देश करती है, जिसका अर्थ है आपका कल्याण मेरा उत्तरदायित्व है। आपका कल्याण मेरा उत्तरदायित्व है। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका कल्याण मेरा उत्तरदायित्व है। ठीक है। यह उद्देश्य निम्न प्रकार है। उपेक्षित देहाती इलाकों में जीवन बीमा के संदेश को पहुंचाना। भाई जो देहाती इलाके ऐसे हैं जो शहर से दूर हैं, जहां पर कुछ ऐसी क्रिया नहीं की जा सकती, जहां बेचारों को कुछ लाभ मिले, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जीवन बीमा को पहुंचाया जाएगा। प्रत्येक योग्य स्त्री पुरुष को जीवन बीमा की छत्र छाया में रखना। भाई प्रत्येक जो स्त्री पुरुष है उनको जीवन बीमा का लाभ मिल सके। ऐसा नहीं है कि वो जो है पैसे अपने जमा करने चाहते हैं लेकिन वो बिना लाभ के कहीं रखें, उससे अच्छा है उनको वो जमा करें, उनको उससे कुछ लाभ मिले। ठीक है। धीमी धार की कष्ट साध्य बचत। क्या है जीवन बीमा के प्रकार में? अच्छा, उद्देश्य में जीवन बीमा के उद्देश्य में क्या है कि बीमेदार की कष्ट साध्य बचत, मतलब बीमेदार, यहाँ पर बीमेदार होगा, बीमेदार लिख लेना आप लोग, बीमेदार, बीमेदार। ठीक है। बीमेदार की कष्ट साध्य बचत को सुरक्षित करना। भाई जो बीमा कराया है वो कितने मेहनत से कितने कष्ट से पैसा इकट्ठा किया है, उसकी बचत को सुरक्षित रखना। ठीक है। अब जीवन बीमा की आवश्यकता यानी महत्व क्या क्या है? आकस्मिकताओं की सुरक्षा। भाई आकस्मिक अवस्था में काम लगे तो आप ले सकते हो, आप वापस ले लोगे तो क्या होगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा लेकिन आपको उतने धन मिल जाएंगे। या आप लोन लेना चाहते हो, आप लोन ले सकते हो। फिर दीर्घकालीन उद्देश्य हो तो भाई आप कुछ लंबे 20 साल का जीवन बीमा ले रखा है, 20 साल के बाद आप कुछ कर सकते हो उसका। फिर संपत्ति का प्रावधान। भाई संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हो फिर हो सकता है। आय कर से मुक्ति। आय कर मतलब कि आपको आय कर ज़्यादा नहीं जमा करनी, अगर चाहते हो भाई कि जो है हम आय नहीं ज़्यादा जमा करना चाहते हैं क्योंकि वो चला जाता है सरकार के पास और वो उसका मुझे लाभ कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप उससे जीवन बीमा करवा लोगे तो उतना आपको कुछ नियम के अनुसार लाभ मिल जाएगा आयकर में। ऋण सुविधा। आपको मैंने बोला ना, आप उससे ऋण ले सकते हो, जीवन बीमा से आपको ऋण मिल जाएगा, जैसे बैंक ऋण देता है, लोन देता है। वृद्धावस्था की सुविधा। अब जैसे आज मान लो मैं 30 साल की हूँ और 20 साल का मैंने बीमा 25 साल का करवा रखा है, तो मेरी उम्र वृद्धावस्था में आ जाएगी, उस समय बीमा मेरे काम आएगा। आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा मतलब धन की अवस्था जब मेरे पास आ जाएगी तो आर्थिक सुरक्षा हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये जीवन बीमा के जो है उद्देश्य हैं। ठीक है। जीवन बीमा के महत्व हैं। ठीक है। अब क्या है कि जीवन बीमा जो होती है यह निश्चित करती है कि जो हमने जितना करवाया कि किस प्रकार का धन कहाँ पर रखा जाए, किस कारण से रखा जाए, वो जीवन बीमा के अंदर रखने वाला व्यक्ति तय करता है। जीवन बीमा में पैसा जमा कर सकते हो आप, जीवन बीमा से पैसा आप जब आवश्यकता पड़े निकाल सकते हो। हाँ, जब निश्चित अवधि के पहले आप निकालोगे तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा और आप उससे ऋण ले सकते हो, और अगर आप पूरी अवधि पर निकालोगे तो आप उससे जमीन जायदाद, कपड़ा लत्ता, घर बार जो लेना हो आप कर सकते हो। आपकी दीर्घकालीन जो अवस्था है उसको आप बचत की उसको आप पूरा कर सकते हो। ठीक है। अब नियम क्या है, जीवन बीमा किस प्रकार किए जाते हैं उसको सुन लो कि जीवन बीमा सामान्यतः जिस व्यक्ति को जीवन बीमा करवाना होता है उसको बीमित व्यक्ति कहा जाता है। जब व्यक्ति बीमा करवाना चाहता है वह स्वयं का
या बीमा एजेंट के मार्फत जीवन बीमा करवाया जा सकता है। वहाँ उसे कुछ आवेदन पत्रों पर चाहिए जानकारी देनी होती है, साथ ही स्वयं की चिकित्सीय जांच करवानी पड़ती है। इसी समय निश्चित करना होता है कि किस समय का बीमा करवाना है। जिस प्रकार का वह जितने धन का बीमा करवाना चाहता है करवा सकता है। वो खुद किस्त अपना निर्धारित कर सकता है, वो कितने किस्त को दे सकता है। यह बीमा किस्त अनुसार होता है, जो आप जो है महीने, 6 महीने, 3 महीने वार्षिक रूप से लिख सकते हो। आप लिखा पढ़ी करवा सकते हो। लिखा पढ़ी होगी, लिखा पढ़ी के बाद बीमा पत्र दिया जाएगा। बीमा पत्रक पर सारी चीज़ें भरी जाएंगी। इसके बाद उसको आपको कुछ शर्तें, कुछ क्रमांक लिखा होता है, उसको मानना पड़ता है। मानने के बाद में आपका बीमा हो जाता है। एक बार बीमा करवाने के बाद बीमित व्यक्ति को प्रतिमाह या तिमाही या छमाही जिस प्रकार से चुना हो उस प्रकार से भुगतान करना होता है। प्रीमियम भरने की सूचना जीवन बीमा निगम द्वारा बीमित व्यक्ति को डाक द्वारा भेजी जाती है। अभी आजकल तो मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल से भी पता चल जाता है, मैसेज आ जाता है, मेल वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जीवन बीमा के जो है एक नियमित तरीका होता है। जीवन बीमा निगम की पॉलिसी पर लोन दिया जाता है। जीवन बीमा के प्रस्ताव पत्र में बीमा लेने वाले व्यक्ति की आयु लिखी होती है, जो सही होनी चाहिए। मृत्यु होने के बाद जो राशि सौंपी जाती है उसे हितकारी को दिया जाता है। हितकारी का विवरण अच्छे से दिया जाना चाहिए। यदि बीमेदार का जो है पता बदल जाता है तो उसको बैंक में या जो है LIC ऑफिस में जाकर उसको चेंज करवा देना चाहिए। हमेशा जो तिथि आपको देने वाली हुई है उस पर आपको जो है बीमा की तिथि आपको भर देनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बीमा के लिए अनिवार्य है। अब बीमा के प्रकार, आजीवन बीमा, कुछ बीमा ऐसे होते हैं जो आजीवन होते हैं, जिसको आप एक बार कर दो और मृत्यु पर्यंत तक जमा जब आप करोगे और जब आप मर जाओगे तो आपकी जो आपको आपके सपोज होंगे उनको मिल जाएंगे। सीमित भुगतान आजीवन बीमा की आपको 20 लाख का आपने बीमा करा रखा है, तो 20 लाख जब आपका पूरा हो जाएगा तो आपका वहीं पर जो आप जितना दिन रखोगे उतना दिन आपको ब्याज लगकर मिल जाएगा। बंदोबस्ती बीमा यह सबसे प्रचलित बीमा है। इससे बीमित व्यक्ति की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वह अगर जीवित होता है तो स्वयं को पूर्ण राशि इससे प्राप्त हो जाती है। बीमित व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है तो उससे जो उसका उत्तराधिकारी है उसको पैसा मिल जाता है। संयुक्त बीमा यह 2 व्यक्तियों द्वारा मिलकर कराई जाने वाली बीमा है। 2 व्यक्ति सामान्यतः पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। एक की मृत्यु हो जाने के बाद दूसरा साथी पूर्ण धन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की अन्य नवीनतम योजनाएं वर्ष 1985 में चालू की गई थी। ये जीवन बीमा जीवन मित्र जीवन साथी के रूप में इसको नाम दिया गया है। ठीक है, नई जीवन सुरक्षा योजना 5 लाख रुपए से वार्षिक आय के लिए धारा 80 CCC के अंतर्गत लाभ है। पेंशन के आरंभ में कर मुक्ति आंशिक नगदीकरण पेंशन का 25% तक विनिमय किया जा सकता है। क्या है, सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय। सेवानिवृत्ति के बाद आपकी नियमित आय है, आप उसमें क्या कर सकते हो, बीमा में ये होता है एकल प्रीमियम सुविधा। आपकी एकल प्रीमियम सुविधा भी होती है जिसमें आप एक प्रीमियम जमा करके उसका लाभ उठाया जा सकता है। फिर क्या है, कोमल जीवन चिल्ड्रंस मनी बैक पॉलिसी, मतलब यह LIC की जीवन बीमा पॉलिसी है जो बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, जिसमें बच्चों की बीमा राशि 20% से 18 और 20 वर्ष की उम्र की बीमा राशि 30% और 22 से 24 उम्र के बच्चों की जो है 30% होती है। क्या है, 18 से 20 की क्या है 20% और 22 से 24 की क्या है 30%। ठीक है, 75,000 प्रति माह 75,000 बीमा राशि वार्षिक रूप से गारंटी शुदा एडिशन राशि मिलेगी, मतलब मिलेगी ही मिलेगी 75,000। 10 वर्ष के उम्र तक के बच्चों के लिए इसमें न्यूनतम बीमा रुपए तक 1 लाख का, अधिकतम बीमा राशि का 25 लाख रुपए, मतलब न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 25 लाख का बीमा होता है। जन रक्षा पॉलिसी, इस पॉलिसी में क्या होता है कि विशेष राशि तक का बीमा करवाने की चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। 50,000 से लेके 7.5 लाख तक की पॉलिसी ये आप करा सकते हो आप लोग। यह पॉलिसी दुर्घटना बीमा के लाभ भी अंतर्निहित। मान लीजिए किसी दुर्घटना में अगर आपकी या जिसने करा रखी है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको आपको सफलता उसमें आप पा सकते हो और मिलेगा। ठीक है, फिर क्या है,
फिर है जीवन मित्र, पता चल गया जीवन मित्र LIC की ट्रिपल कवर एंडोमेंट बीमा पॉलिसी है। यह जीवन को अधिक सुरक्षित बनाती है, इसलिए इसको जीवन मित्र कहते हैं। दुर्घटना में मृत्यु होने के मूल पर बीमा राशि का 4 गुना बोनस दिया जाता है। जीवन आशा योजना, जीवन आशा योजना क्या होता है कि निर्दिष्ट शल्य मतलब ऑपरेशन प्रक्रियाओं के लिए बीमा राशि 20% से 50% का भुगतान करती है, निश्चित लाभ का राशि देती है। शल्य चिकित्सा की वास्तविक खर्च पर आधारित नहीं होता। भाई वास्तविक खर्च क्या है इससे नहीं उसको मतलब है, वो ये अपने हिसाब से वो करती है। बीमा धन 2% का नियतकालीन भुगतान है वो देती है। इसके साथ ही कुछ और लाभ होते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए निश्चित लाभ 2 बार प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट 2 गुना 3 गुना दुर्घटना लाभ मिलता है। वर्तमान जीवन आशा योजना से नई योजना परिवर्तन का विकल्प इससे पुरानी जीवन आशा की तुलना में मिलता है। मृत्यु होने पर संपूर्ण जीवन बीमा राशि का भुगतान चाहे पहले या अन्य भुगतान किए गए हों, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। ठीक है, फिर क्या है बीमा किरण पॉलिसी। बीमा किरण पॉलिसी क्या है कि 18 से 35 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों के लिए इसमें बीमा राशि न्यूनतम 50,000 अधिकतम 3 लाख रुपए है। ठीक है, इसमें जो है इस दौरान अगर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो इस राशि का पूरा आपको मिल जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा। अब अन्य बीमा पॉलिसी क्या क्या है? अन्य बीमा पॉलिसी है क्या क्या, इसको देखते हैं। अन्य बीमा पॉलिसी क्या है? चिकित्सा बीमा, दुर्घटना बीमा, अग्नि बीमा, घर का बीमा। चिकित्सा क्या है? जो है अगर आपको कोई समस्या, आपने चिकित्सा के लिए करवा रखा है तो आपको अगर समस्या होती है आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप यहाँ से पैसा ले सकते हो। दुर्घटना बीमा की अगर आपकी किसी भी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे आपको पैसे मिल जाएंगे। अग्नि बीमा, अगर आपको जो है आग लगने का खतरा है, उससे सुरक्षा चाहिए आपके दुकान में, फैक्ट्री में, घर में, तो आप बीमा करवाओगे तो जब आग लग जाएगी और उससे नुकसान हो जाएगा तो उसका बीमा का पैसा आपको मिलेगा। घर का बीमा, घर के बीमे में क्या होता है कि आपका भाई घर गिर जाए, घर के बर्तन, फर्नीचर, गहने ये सब चोरी हो जाए, कुछ हो जाए तो इसका जो है आप जाकर वो करवाओगे तो बीमा उस हिसाब से काम करेगा। अब क्या है, ये जीवन बीमा पॉलिसी था। अब आ गया बैंक। बैंक का क्या है? बैंक को पहले कुछ समझते हैं कि बैंक का शब्द क्या है। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द बैंकों से हुई, जिसका अर्थ है बेंचों पर बैठकर मुद्रा को बदलना। कुछ विद्वान क्या बोलते हैं? कुछ विद्वान बोलते हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति जो है वो जर्मन से आई है, जिसका अर्थ होता है संयुक्त कोष का निर्माण करना। बाद में इसी को बैंकों शब्द से बना, वर्तमान में प्रचलित बैंक शब्द परिवर्तित हो गया। पहले इसको बैंकों था, अब ये बैंक हो गया। ठीक है, अब प्रोफेसर किनले क्या कहते हैं? बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिसने उस रुपए की आवश्यकता होती है और व्यक्ति अपना अतिरिक्त धन उसमें जमा कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार बैंक संस्था है जो अपनी छोटी छोटी बचत एकत्र करके पूंजी एकत्र करती है। ठीक, फिर क्या है जिसमें क्या जन धन जमा करना, ऋण प्रदान करना, ये सब चीज़ें आती हैं। प्रोफेसर टॉसिंग क्या बोलते हैं? बैंक विनियोग तथा बचत का संग्रह के अतड़ियों का काम करता है। अतड़ियों मतलब बिल्कुल अंदर का लीवर टाइप का काम करता है। ये विनियोग के एक भाग निर्माण बढ़िया करता है। ठीक है, चेक व ड्राफ्ट की सुविधा देता है, यात्री चेक देता है, जोखिम नहीं उठानी पड़ती इसके लिए। लाकर की सुविधा देता है, घरेलू उद्योगों के लिए बैंक ऋण देता है। बैंक की कार्य प्रणाली देख लो। बैंक की कार्य प्रणाली क्या है? बैंक की कार्य प्रणाली है कि वर्तमान में बैंक बहुत अधिक प्रचलित है, यह राष्ट्रीयकृत है, गांव-गांव में इसकी शाखाएं हैं। बचत के विनियोग करने के लिए सबसे सुगम विश्वसनीय स्रोत है। विश्वसनीय इसलिए भाई यहाँ पर जमा कर दो, कुछ इधर उधर नहीं जाता है। आप चले जाओ, आपको जो है पासबुक वगैरह मिल गया, ATM वगैरह मिल गया है, आपको चोरी भी क्या, कोई पासबुक थोड़ी चोरी करके लेकर जाएगा। गिरेगा तो आपको पासबुक गिरेगा, ATM गिरेगा जो कैंसिल करवा के दोबारा बनवा ले सकते हो। तो ये आपके बैंक के मतलब लाभ हैं, बैंक का कार्य प्रणाली है। बैंक के प्रकार, खाते के प्रकार क्या है? चालू खाता है जिसको करंट अकाउंट कहते हैं। यह खाता व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए खोला जाता है। इस खाते में कम से कम 3,000 रुपये की धनराशि जमा रहना आवश्यक है। ठीक है,
इसको जो है व्यापारी लोग खोलते हैं। गृहिणी के दृष्टि से ये उपयोगी नहीं होता, क्योंकि गृहिणी 100, 50, 200, 500 जमा करती है, ये उसके लिए उपयोगी नहीं है। बचत खाता, बचत खाता क्या होता है? बचत खाता क्या होता है? साधारण गृहिणी को बचत हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह उपयुक्त है। बचत खाता खोलते समय छोटी रकम 500 रुपये से खोला जा सकता है। एक बार खोलने के पश्चात 10 रुपये से कम राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने मतलब अब 10 रुपये से कम तो कोई जमा करने नहीं जाएगा। 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 10,000 आप जमा कर सकते हो, ठीक है। यदि बैंक चाहे तो किसी भी बचत जमा खाते को शेष जमा रकम 500 रुपये से कम होने पर बंद किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो बंद करना और आपकी बैंक आपको अनुमति देती है तो आप कर सकते हो। उन बचत बैंक खातों में जहां चेक से रकम निकालने की सुविधा दी जाती है, न्यूनतम जमा शेष हमेशा कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए। चेक सुविधा सहित सभी खातों के जमाकर्ताओं को 6 माह में 50 बार से अधिक रकम निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आप 50 बार जो है निकाल सकते हो। लेकिन एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखना, अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं। ये पुरानी किताब है, पुरानी लिखी हुई किताब है, इसलिए आप इसके माध्यम से बिल्कुल चीज़ों को पढ़ लो, नोट कर लो। लेकिन कभी भी अगर आपको बचत के माध्यम, बचत के प्रकार के जो है ये जानने हैं कि जो है किस तरह से अब क्या होता है नए टर्म में, जैसे नए टर्म में अब पासबुक की जगह ATM कार्ड आ गया है, तो आप ये सारी चीज़ों को आप अपने में मॉडिफाई थोड़ा बहुत करते चलना। मियादी जमा योजना मतलब एक समय के लिए आप जमा कर सकते हो, ठीक है। 75% का आपको ऋण मिल सकता है इस खाते से। और इसके बाद में आपको ये भी जो है गृहिणी अपनी जमा राशि जो है इस पर जमा कर सकती है। प्रति माह में आप ब्याज ले सकती है और 3 माह में ब्याज इसका वापस मिल जाता है। आवर्ती मतलब कि आपने 20 रुपये जमा कर दिया है, अब 20 रुपये में फिर जो आपका मान लो 5 रुपये हो गया, फिर वो 25 रुपये पे ब्याज लगेगा, फिर उस पर इस पर आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। फिर नगद प्रमाण पत्र योजना, इसमें क्या होता है, वर्तमान में कम राशि देने पर निर्धारित अवधि के बाद पूर्ण राशि प्राप्त हो जाती है। गृह बचत खाता क्या होता है? गृह बचत खाता होता है छोटी छोटी जमा चीज़ें होती हैं जो बैंक द्वारा यह सुविधा प्रदान की जाती है। बैंक के कर्मचारी प्रतिदिन प्रति सप्ताह जो है गृहिणी की रकम ले लेता है और उसके बाद उसको जमा कर देता है। बैंक में खाता खोलने का क्या नियम है? बैंक में खाता खोलने का नियम है, गृहिणी को निश्चित करना पड़ता है खाता खोलना है, फिर उसको क्या करना है, फॉर्म लेना पड़ता है। फॉर्म लेने के बाद में उसमें जानकारी भरनी पड़ती है। जानकारी भरने के बाद उसमें अपना नाम, उसमें जो है वो जो खुलवाना है, उम्र, ये सारा भरना पड़ता है। फिर उसके बाद आपके हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद आपको जो है विटनेस चाहिए होता है। विटनेस करने के बाद में आपको जो है बैंक स्टाफ जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति को हो सकता है जो मतलब क्या होता है कि वह खाता खोलते समय फॉर्म पर चाहे हस्ताक्षर पर चाहे मतलब आपको विटनेस चाहिए होता है, कोई भी हो सकता है। इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद धनराशि से खाता खोलना है, उतनी धनराशि बैंक में जमा करके रसीद फॉर्म ले लिया जाता है। पूरी जानकारी के बाद बैंक अधिकारी खाता खोलने की अनुमति देता है। खाता खुल जाने के बाद बैंक अकाउंट आपको नंबर दे देता है। बैंक के खाते में पूर्ण संचालन इसी क्रमांक के आधार पर होता रहता है। बैंक के खाते का संचालन ऐसे ही होता है। अब आपको मैं बैंक के खाते का जो है अंदर के बैंक द्वारा जो किया गया व्यवहार विभिन्न शीर्षों द्वारा किया जाता है, जो आपको भरना होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको भरना क्या होता है, ठीक है। आपको भरना क्या होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको भरना होता है दिनांक, विवरण, चेक क्रमांक, रुपए, जमा, शेष, ये सब भरना पड़ता है। आपको इससे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। ये विड्रॉल फॉर्म है। फिर चेक क्या है? प्रत्येक ऐसे खातेदार को बैंक चेक का जो है वो आपको मैं चेक भी यहीं दिखा देती हूँ। चेक क्या होता है? चेक नहीं, चेक नहीं, चेक कहाँ गया? चेक ये है, ये चेक है, ठीक है। चेक है। चेक क्या होता है कि बैंक के जो है सुविधा प्रदान करता है जिसमें 500 रुपये जमा होना ही चाहिए, इसी तभी आपको चेक बुक मिलेगा, नहीं तो चेक बुक नहीं मिलेगा, ठीक है। चेक बुक जब आप यूज करो तो कम से कम उतना रुपये लिखो जितना रुपये आपके अकाउंट में है, जिसमें से निकालने के बाद आपको करीब 500 रुपये बचा रहे। जानकारी क्या क्या भरनी होती है देख लो। क्या भरनी होती है? पे जहाँ लिखा हुआ है यहाँ आपको रुपये भरना होता है। रुपये कितना भरना होता है ये, ठीक है।
मतलब पे किया गया आपको नाम लिखना होता है, फिर जहाँ आपका जो है यहाँ रुपए भरने होते हैं, फिर यहाँ पर रुपए लिखने अंक में भी लिखने होते हैं और उस तरह भी लिखने होते हैं। यहाँ आप अंक में लिखोगे, यहाँ आप अंक में लिखोगे, यहाँ आप जो है शब्दों में लिखोगे, यहाँ पर नाम लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, अब तो जो नए चेक आ रहे हैं उसमें अकाउंट नंबर छपा होता है। यहाँ पर हस्ताक्षर होती है और पीछे हस्ताक्षर होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से चेक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर क्या हो गया, चेक कितने प्रकार के होते हैं, वाहक चेक होते हैं। देखो मैं चेक का प्रकार भी लगा रखी हूँ, ये देखो, बैरियर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पेज चेक, ठीक है। बैरियर चेक क्या होता है, बैरियर चेक ये होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वाहक शब्द मतलब बैरियर लिखा होता है, इसका भुगतान तुरंत हो जाता है। आदेशक चेक क्या होता है, इसको ऑर्डर चेक बोलते हैं। ये चेक क्या होता है, बैरियर वाहक शब्द से कटकर आदेश ऑर्डर शब्द होता है। जब तक आपको ऑर्डर नहीं मतलब दिया जा सकता, जब तक आपको जो है जिसका अकाउंट है वो नहीं कहेगा, तब तक आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। रेखांकित चेक, रेखांकित चेक सबसे सुरक्षित माना जाता है। इस रकम में देखो ये रेखांकित चेक है, ये सबसे सुरक्षित माना जाता है। यदि किसी कारण से चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं चेक भुगतान करने हेतु नहीं कर सकता, तो अन्य व्यक्ति को जो है पृष्ठांकित करना पड़ता है। इसके लिए चेक के पीछे उस व्यक्ति का नाम लिखकर उसे धन प्राप्त किया जा सकता है। और ये आदेशक चेक। रेखांकित चेक में क्या होता है कि रेखांकित चेक में उस व्यक्ति का जिसका खाता जमा किया गया हो, इस प्रकार के चेक सबसे अधिक सुरक्षित होते हैं। बाईं ओर इसमें तिरछी दो रेखा खींची होती है। इससे क्या होता है कि जो है बैंक में जमा करवाया जा सकता है और निकाला जा सकता है। रेखांकित चेक ये होता है। रेखांकित चेक जिसका चेक है वही ले सकता है, या दूसरा भी अगर लेगा तब जब जो है वो जिसका अकाउंट है उसका उसमें वो हो, मतलब जब वो उसको आदेश मिला हो। फिर क्या है, यात्री चेक। यात्री चेक होता है कि जो है भाई कोई घूमने फिरने जा रहा है तो उतना नगद नहीं ले जा सकता है, तो इसलिए वो अपने पास इसको रखे और जगह पर जहाँ बैंक मिले वहाँ पर ले लिया जाए, ठीक है। जिस पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इसको बैंक में चेक देते समय बैंक अतः दूसरे की हस्ताक्षर करवाता है ताकि कोई इधर उधर ना हो पाए। उपरोक्त प्रकार मतलब और प्रकार के चेक हैं, सीमित राशि चेक, कोरा चेक, पूर्व तिथि चेक, उत्तर तिथि चेक, निस्सार चेक, विकृत चेक, अप्रत्यक्ष चेक। सीमित राशि मतलब एक सीमित राशि की चेक है, आपके इतना ही आप निकाल सकते हो। कोरा चेक आप ब्लैंक चेक जितना जिसको निकालना हो भर के ले सकता है। पूर्व तिथि मतलब कि आप तिथि के कुछ दिन पहले या तिथि के कुछ दिन बाद तक का आप उसमें टाइम लिख सकते हो, निकाल सकते हो। उत्तर तिथि का मतलब होता है कि तारीख जो है उसके आप बाद भी निकाल सकते हो। यह निस्सार चेक या बेकार चेक होता है, इस चेक का भुगतान 6 महीने के अंदर नहीं किया जा सकता। विकृत चेक या चेक वो होता है जो कट फट जाता है, गलवल जाता है, वो होता है अप्रतिष्ठित चेक, जिसका आप भुगतान करने जाओ बैंक में पैसा ना हो, वो बेकार सा चेक है। अब बैंक में धन जमा करना, बैंक से धन निकालना, खाता बंद करना, ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, आप रसीद के माध्यम से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। खाता बंद करना चाहो खाता बंद कर सकते हो। अब मैं ज़रा फटाफट लेके 2 मिनट में भागूंगी, कि नहीं तो अब वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी और बंद भी हो जाएगी, ठीक है। डाकखाना बचत कर सकते हो। डाकखाना मियादी योजना होता है। डाकखाने में 5 वर्षीय जो है आवर्ती जमा हो सकता है, मतलब 5 वर्ष तक आप जमा करो, फिर आप उसको बदल कर 10 कर दो, बदल कर 15 कर दो, ऐसे कर सकती हो। मासिक आय योजना या कब आई थी, ये 1887 में आई थी, 15 अगस्त 1887 से लागू हुई थी, ठीक है। फिर क्या है, 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि है। फिर डाक 15 वर्षीय सार्वजनिक मतलब 15 वर्ष तक आप जो है इसको 5-5 वर्ष के 3 खंडों में आप जो है खाता खोल सकते हो। डाक जीवन बीमा निगम है। डाक जीवन जो है जो बीमा है, इसको आप उस हिसाब से डाक के अनुसार कर सकते हो। राष्ट्रीय बचत पत्र है। इसका राष्ट्रीय बचत पत्र में मुझे कुछ मैंने कागज़ मेंशन मतलब पेपर मेंशन कर रखे हैं, वो मेंशन आपको मैं भेज दूंगी, आप उसको देख लेना, ठीक है। फिर क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, जो आपके ये हैं क्या बोलते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र, उसमें जो मैंने सब कुछ लिखा उम्र के हिसाब से, रुपए के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके कुछ हैं, राष्ट्रीय 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा विकास पत्र, 10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत, 12 वर्षीय राष्ट्रीय अच्छा पत्र बचत। इसमें बहुत सारी
धन लिखी हुई है, उसको आप देख लेना। फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है जो क्या होता है 1964 में ये आया है। इस योजना में 10 के यूनिट प्राप्त होते हैं, 10 के यूनिट प्राप्त होते हैं। आप 10 यूनिट एक साथ खरीद सकते हो, यानी कि आप जो है एक व्यक्ति को 10 यूनिट खरीदना आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बाद है राजलक्ष्मी बॉन्ड प्लान, जिसको बैलेंस बॉन्ड बोलते हैं। यूटीआई, जिसको चिल्ड्रन कैरियर बॉन्ड प्लान बोलते हैं। यूटीआई चिल्ड्रन कैरियर बैलेंस प्लान बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है सामान्य विधि भविष्य निधि, ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल जीपीएफ। 1965 में यह सरकारी कर्मचारियों के लिए खोला जाता है। फिर कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ, इसको क्या होता है कि इसको भी कर्मचारी के लिए ही खोला जाता है, ठीक है। और फिर क्या है इसमें 140 रुपये से 640 रुपये तक मासिक परिवार पेंशन दिया जाता है। अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। फिर क्या है, फिर शेयर्स हैं, शेयर्स के बाद ऋण पत्र हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बचत की हैं। इसमें जो चीज़ें हैं मैंने कुछ फ़ोटो मेंशन कर रखी है, वो फ़ोटो मैं आप लोग को सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब बिल्कुल वीडियो मेरी मैंने टाइम सेट कर रखा है 1 घंटे का, तो अब वीडियो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। मैंने सब कुछ जल्दी आपको रिवीजन करवा दिया, कुछ भी बचा के नहीं रखा है। तो इसलिए पढ़िए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी परेशानी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ओके, बाय।